हेलो दोस्तों। हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड की परमार डायनेस्टी के बारे में, जहां हमने पिछली वीडियो में बात करी थी जगतपाल के बारे में। आज हम पढ़ेंगे उन्हीं के अगले राजा जिनका नाम है अजयपाल और जिन्हें परमार डायनेस्टी का रियल फाउंडर कहा जाता है। तो स्वागत है आप सभी का ग्रीनलैंडर चैनल पे, जहां आपको मिलते हैं फैक्ट्स कहानियों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उत्तराखंड की परमार डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे कनकपाल। ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन रियल फाउंडर की जब भी बात आती है तो यहाँ पे हम जो नाम लेते हैं वो आता है अजयपाल जी का। किसका नाम आता है? अजयपाल। और ये परमार डायनेस्टी के 37th किंग थे। ठीक, 37th क्या थे? किंग थे। सो अब इन्होंने कैसे उन 52 गढ़ों को एक करा और क्या क्या इन्होंने अपने रीन में काम करे, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ने की बात करते हैं। इनके कामों के बारे में बात करने से पहले एक बार इनकी खुद की पर्सनल जो इनकी आइडेंटिटी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो अजयपाल थे ये सन थे किसके? जो इनसे पहले राजा थे और उनका नाम था आनंदपाल। क्या नाम था? आनंद पाल सेकंड। तो ये इनके सन थे। अब जब ये थ्रोन पे आए, जब भी किस पे बैठे? थ्रोन पे बैठे, तब तक जो परमार राजा थे वो काफ़ी हद तक अपना क्या कर चुके थे, बॉर्डर एक्सटेंड कर चुके थे। जैसे हम पिछले बार पढ़ के आए जगतपाल के उसमें, क्यों पिंडर नदी तक चले गए थे और फिर उन्होंने सोनप्रयाग में चले गए थे और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने एक्सपेंड किया था। तो मतलब चांदपुर गढ़ से वो थोड़ा 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 एक्सपेंड होना शुरू हो गए थे, यानी कि अपनी टेरिटरी को उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया था। तो अजयपाल ने भी उसी ट्रेंड को जारी रखते हुए अपने एरियाज को बढ़ाने का काम करा। सो ये काम उन्होंने कैसे किया वो अब हम देखते हैं। अब मान लीजिए ये उत्तराखंड का मैप है और ये चाँदपुरगढ़, और मान लीजिए कि इतना ही इलाका है अभी परमार डायनेस्टी के अंदर है। ठीक, तो छोटी 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 और भी प्रिंसिपैलिटीज इधर अभी राज कर रही हैं। तो अजयपाल ने क्या किया? अजयपाल ने इन सबको एक करने का काम किया था। 52 जो गढ़ थे उनको एक करने का काम किया था। तो 52 गढ़ों को एक करने का काम उन्होंने बहुत इजीली कर लिया था। लेकिन 52 में से 51 गढ़ तो उन्होंने बहुत ईज़िली, मतलब युद्ध उन्हें लड़ने लगे, काफ़ी उन्हें बैटल लड़ने पड़े। लेकिन ऐसा नहीं था कि काफ़ी थॉरली जाके उनको युद्ध लड़ने पड़े। तो जो 51 गढ़ थे उनको उन्होंने काफ़ी ईज़िली क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया और अपना एक पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया। लेकिन जब 52nd गढ़ की बारी आई, जिसका नाम था अप्पूगढ़, अपूगढ़ या अप्पूगढ़, कौन सा गढ़ की बात हो रही है? अप्पूगढ़। यहाँ थोड़ी सी क्या होगी, दिक्कत पैदा होगी। यहाँ क्या पैदा होगी? दिक्कत पैदा हुई। अब यहाँ क्या दिक्कत पैदा हुई? अप्पूगढ़ के जो ठाकुर थे, ये हम पढ़ चुके हैं, ठाकुरी और ठाकुर किसे कहते थे। तो अप्पूगढ़ में जो ठाकुर थे, वहां के ठाकुर थे कप्पू चौहान। कौन? कप्पू चौहान। कौन थे? कप्पू चौहान। इन्होंने इनके प्रपोजल को मना कर दिया। एक्चुअली जैसे हम अगर एक एग्जांपल से इसको समझे, जब इंडिया आज़ाद हुआ तो इंडिया भी बहुत सारी प्रिंसिपैलिटीज़ में बटा हुआ था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने उनको एक करने का काम किया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या करते थे, एक प्रिंसली स्टेट में जाते थे, उनको समझाते थे, क्या कहते हैं कि आप इंडिया के अंदर आ जाइए, आपको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो सेम थिंग अजय पाल ने भी अपने 52 गढ़ों को एक करने के लिए करी। तो वो जब उन्होंने फर्स्ट टाइम प्रपोजल भेजा और गढ़ों में जब उन्होंने भेजा, तो उन्होंने या तो सोवरन उसके अंडर चले गए या छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट भी हुए होंगे, तो उन्होंने सेटलमेंट करके वो किसके अधीन हो गए? अजयपाल के अधीन हो गए। लेकिन कफ्फू चौहान के साथ थोड़ी सी बात बिगड़ गई। कफ्फू चौहान के साथ बात क्या बिगड़ी? इन्होंने उनकी सोवरेनिटी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो अब एक तरफ अजयपाल ने 51 गढ़ को क्या कर लिया है, पूरा कॉन्करर कर लिया है। अब एक गढ़ में उसको दिक्कत आ रही है, तो ये बात थोड़ी सी एज अ राजा उनको अच्छी नहीं लगी। वो नाराज हो गए, अजयपाल नाराज हो गए। तो उन्होंने कफ्फू चौहान के खिलाफ एक युद्ध अपना क्या कर दिया, अनाउंस कर दिया। तो अब कफ्फू चौहान बहुत ज़्यादा अपनी
मिट्टी से जुड़े हुए व्यक्ति आप कह सकते हैं ऐसे, तो उन्होंने बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि मैं आपके अधीन नहीं आऊँगा, मैं स्वतंत्र ही रहूँगा, मतलब कि मैं इंडिपेंडेंट स्टेट हूँ, मैं इंडिपेंडेंट ही रहूँगा। सो देन शुरू होता है टर्मोइल, एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है एक फ्यूडेटर और एक किंग के बीच में। तो किंग जो हमारे अजयपाल हैं, ये शुरू करते हैं इन्वेजन। कहाँ? कफूचौहान की टेरिटरी पे, जिसका नाम क्या है? अप्पूगढ़। जिसका नाम क्या है? अप्पूगढ़। ठीक। सॉरी। और अप्पूगढ़ क्या है? टिहरी में। ठीक। टिहरी वाले रीजन पे बात चल रही है। तो यहाँ ये क्या करते हैं? एनेक्स करते हैं। तो अब ऑब्वियस सी बात है, 51 प्रिंसिपैलिटीज अजयपाल के पास है और कफू चौहान जी के पास सिर्फ एक प्रिंसिपैलिटी बची है। तो यहाँ पर हर तरीके का एडवांटेज अजयपाल को ही मिलता है। उनके पास ज़्यादा फोर्स होगी, उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे, तो वो इजीली इस बैटल को क्या कर लेते हैं? जीत जाते हैं। लेकिन कैच यहाँ पर यह है कि कुछ हिस्टोरियन बोलते हैं कि एक ही युद्ध हुआ था, लेकिन कुछ हिस्टोरियन बोलते हैं कि दो बैटल इनके बीच में लड़े गए थे। कितने बैटल? दो बैटल। और जो फर्स्ट बैटल हुआ था उसमें खप्पू चौहान जीत गया था। उस पे कौन? कप्पू चौहान क्या हुआ था? जीत गया था। मतलब वो पहली वॉर में अजय पाल की हार हो गई थी, कप्पू चौहान ने उनको हरा दिया था। तो इस चीज से और ज्यादा अजय पाल क्या हुए, थोड़ा उनको हर्ट हो गया। तो और जब उन्होंने सेकेंड वॉर किया तो थोड़ा एग्रेसिव वॉर हुआ, थोड़ा एग्रेसिव इन्वेजन हुआ। तो सेकेंड वॉर में क्या हुआ? कप्पू चौहान बहुत ब्रेवली लड़े, काफी उनका उन्होंने ब्लड शेड हुआ, काफी ज्यादा वहाँ लड़े, लेकिन सेकंड बैटल में उनको मार दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी अच्छी कहानी आती है कि कफू चौहान वॉज अ वेरी ब्रेव मैन। उनको जब कैप्चर कर लिया गया था, उनको जब चारों तरफ से घेर के राजा के सामने रखा गया, तो उनको बेड़ियों में बांधा गया था। तो ये कहानी है कि जब उनको बेड़ियों में बांधा गया था तो अजय पाल ने एज अ एटीट्यूड में, या अपने ग्रेड अपने उसको बनाए रखने के लिए, अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए अपने सैनिकों को ये बोला था, सॉरी सैनिकों को नहीं, कफू चौहान को ये बोला था कि अगर आप मेरी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, यदि आप मेरी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और आप मेरे अंडर अपना काम कर सकते हो। लेकिन कफू चौहान जी ने वहाँ पर एक आंसर दिया था, मतलब उनका एक मोनोलॉग कहिए या डायलॉग कहिए, वो एक हमको हिस्ट्री में देखने को मिलता है। वो उन्होंने ये कहा था, यदि मैं जानवर हूँ तो मैं शेर हूँ, और यदि मैं पक्षी हूँ तो मैं बाज हूँ। और जब ये अजय पाल ने सुना तो उसको और ज़्यादा गुस्सा आ गया कि ये इतना कैप्चर होने के बाद भी मेरी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा और इस प्रकार के फ्रेज़ों का यूज़ कर रहा है। तो उनको काफ़ी गुस्सा आ गया। तो उन्होंने अपने सैनिकों को बोला कि इसका सर ऐसे आप कलम कीजिए कि ये मेरे पैरों पे गिरना चाहिए। तो हुआ ये था कि ऐसा बोला गया है, मतलब ऐसे हम फोक स्टोरीज में सुनते हैं कि जब उनका सर धड़ से अलग किया जा रहा था तो उन्होंने क्या किया था, सर काटने से पहले अपने मुंह में थोड़ी सी मिट्टी या बालू डाल दी थी। तो जन देन जब उनको उनका तलवार से उनका सर काटा गया तो वो सर तो पीछे की तरफ को चला गया, लेकिन जो मिट्टी थी वो अजय पाल की तरफ गई, उनके मुंह की तरफ गई। तो अजय पाल इससे बड़ा प्रभावित हुए और उनका एकदम से हृदय परिवर्तन हो गया। तो जब उनकी डेथ हुई और जब उनका क्रिमिनेशन वगैरह हो रहा था, तब अजय पाल ने ये एक्सेप्ट कर लिया था और उसको एज ए श्रद्धांजलि देते हुए बोला था कि वीर तुम जीत गए और मैं हार गया। यानी कि मतलब उनके कहने का मतलब ये था कि मैं 52 गढ़ों को जीतने के बाद भी एक ऐसे इंसान के सामने अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाया। तो दैट्स काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट के तौर पे उन्होंने ये बोला था। तो ये इस तरीके से उन्होंने 52वां गढ़ अपने ऊपर लिया था। ठीक। तो कफ्फू चौहान और अजयपाल की कहानी इस तरीके से हमको देखने को मिलती है। तो ये 51 गढ़ों को उसको एक करने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, लेकिन जो 52वां गढ़ था उसमें थोड़ी सी दिक्कत और ये काफ़ी अच्छी हमको हिस्टोरिक कहानी देखने को मिलती है। तो इस तरीके से फिर अजय पाल कॉन्करर कर लेते हैं, सॉरी, अजय पाल फिर कॉन्करर कर लेते हैं अपने 52 के 52 प्रिंसिपैलिटीज और एक अपना आराम से क्या कर लेते हैं, स्टेट को इस्टेब्लिश कर लेते हैं। अब जैसे कि हमने देखा कि चाँदपुरगढ़ में वो पहले से क्या थे, विद्यमान थे। यानी कि चाँदपुरगढ़ उनकी क्या थी, अब थोड़ा सा ये देखिए इम्पोर्टेंट है। चाँदपुरगढ़ उनकी क्या थी, कैपिटल थी। ठीक, उनकी क्या थी, कैपिटल थी। लेकिन चाँदपुरगढ़ से, मैं दूसरे कलर से कर देते हैं तो याद रखने में इजी रहता है। तो चाँदपुरगढ़ से उन्होंने
1512 में कैपिटल को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया कहाँ, देवलगढ़ में। देवलगढ़ में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। ठीक, उन्होंने क्या किया, 1512 में क्या कर दिया, देवलगढ़ में क्या कर दिया, अपना कैपिटल को क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। ठीक, और जैसे ही कैपिटल को देवलगढ़ में शिफ्ट किया, तो अब कैपिटल शिफ्ट करिए तो वहां महल वहल बनाना पड़ेगा। तो देवलगढ़ में उन्होंने जो महल बनाया उसका नाम था राजप्रसादा। क्या नाम था, राजप्रसादा। तो 1512 में उन्होंने चांदपुरगढ़ से कैपिटल शिफ्ट करी देवलगढ़ में और वहां एक महल बनाया जिसका नाम था राजप्रसादा। और फिर फर्दर इस पे एक और, फिर इन्होंने फर्दर 1517 में ही फिर से कैपिटल को क्या किया, चेंज किया और कहाँ ले गए, श्रीनगर ले गए। और श्रीनगर में फिर गए तो फिर से राजा वहाँ महल बनाएंगे और वहाँ अपना रहने लग गए। ठीक, तो इस तरीके से ये कैपिटल का ट्रांसफर हुआ था इनके रीन में। ठीक, अब उन्होंने क्या क्या अच्छे काम करे अपने उसको बढ़ाने के लिए, अब इस बारे में हम बात करते हैं। ठीक, कि उन्होंने सोशल वर्क कहें या कुछ भी उनके जो उनके काम थे वो उन्होंने क्या क्या करे, अब उसके बारे में हम देखेंगे। सिंपली वर्क कह लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या काम करे थे। ठीक, अब वर्क में जो उनके मेन वर्क है उनको हम इस प्रकार से देखते हैं कि एक तो पहले हम पॉइंट वाइज इसको देख लेते हैं। ठीक है, पहले अगर एक वर्ड इसमें आता है यथेष्ट भूमि, कौन सी भूमि, यथेष्ट भूमि। अब यथेष्ट भूमि क्या होती है, यथेष्ट भूमि ऐसी भूमि थी जो वेतन के बदले दी जाती थी। किनको, सोल्जर्स को वेतन के बदले दी जाने वाली भूमि। ठीक, यानी कि अगर वेतन में हम जैसे आजकल हम कैश ले रहे हैं तो उन दिनों क्या क्या थी, भूमि प्रदान की जाती थी। तो ये एक उनका वर्क था। ठीक, ये उतना मेन वर्क नहीं है, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो काफ़ी अच्छा उनका वर्क था। ठीक, वो था धूली पाथा। क्या, धूली पाथा। अभी धूली पाथा क्या होता है, धूली पाथा, धूली पाथा एक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है। क्या है, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है जो कि अप्रॉक्स 2 kg को क्या करता है, डिनोट करता है। यानी कि ये क्या होता है, एक सॉरी, ये एक इस प्रकार का पात्र टाइप होता है, एक थिंग होती है ये, जिसमें जो कैपेसिटी होती है अनाज की कोई या कोई भी चीज़ डालने की वो कितनी होती है, 2 kg के अप्रॉक्स होती है। इसी को हम बोलते हैं पाथा या धुली पाथा। अब ये काम उन्होंने क्यों करा, मतलब वो ऐसी चीज एक राजा क्यों बना रहा है कि उसको 2 kg का तोलने के लिए एक अलग से बर्तन बनाना पड़ रहा है, ऐसा क्यों किया। आप पाथा को ऐसे समझिए जैसे लोटा होता है, तो जैसे, हाँ, एक लोटा ही समझ लीजिए उसको। ठीक, तो उसको राजा को एक ऐसा पाथा बनाने की क्या जरूरत पड़ी कि उसको एक इतना छोटा सा काम करना पड़ा। ये छोटा सा काम नहीं है, इसके पीछे की जो स्ट्रेटेजी है वो काफी बड़ी है। तो उन दिनों क्या होता था, अब जैसे हमारे जो राजा साहब है वो बैठे हैं या तो श्रीनगर पे बैठे होंगे अजयपाल, या देवलगढ़ में, क्योंकि उन्होंने क्या कर दी थी, कैपिटल शिफ्ट कर दी थी। अगर वो यहाँ बैठे हैं और उनके पास कितनी प्रिंसिपैलिटीज है, 52 प्रिंसिपैलिटीज है। अब वो हर प्रिंसिपैलिटीज में जा जाके नहीं देख सकते कि कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन उन दिनों स्टेट में बहुत सारे क्या थे, जमींदार थे। अब 52 गढ़ है तो 52 जमींदार होंगे, ठाकुर इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। उन्होंने उनकी सोवर्निटी तो एक्सेप्ट कर ली लेकिन काम तो अपने हिसाब से ही करेंगे। ठीक है, तो क्या होता था, अब जो जमींदार वर्ग है, कौन, जो जमींदार वर्ग है, वो क्या करता था, एक्सप्लॉयटेशन करता था। किनका, जो किसान वर्ग है और जो दबे हुए लोग हैं उनका करता है, एक्सप्लॉयटेशन करता था। किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन करता था, वो मान लीजिए कि उनके पास एक इस तरीके का पाथा होगा। ठीक है, मान लीजिए ये 2 kg का पाथा है। ठीक है, अब इस जमींदार के पास एक किसान आया, गरीब किसान आया। ठीक है, गरीब किसान आया, इसने कहा सर मेरे को थोड़ी दिक्कत हो रही है, अनाज दे दो, घर में खाना नहीं है। तो जमींदार ने कहा हाँ दे देता हूँ। ठीक है,
तो अब जमींदार यहाँ पे क्या कैच करते थे, जमींदार ने कहा ठीक है मैं आपको खाना दे देता हूँ ले जाएं, लेकिन आप मुझे वापस कर देना। तो ठीक है, किसान बेचारा कहता था ठीक है साहब दे दो, हम ले जाते हैं, खाना खा लेंगे, जब हमारे पास होगा हम दे देंगे, जब हमारे खेत में खाना होगा। तो ठीक है। तो अब जमींदार लोग यहाँ पे क्या लूप होल का यूज करते थे, उन्होंने क्या कर रखा था, अपने घर में 2 3 4 5 6 अलग 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 साइज के कर रखे थे, पाथे बना रखे थे। ठीक है, धूली पाथा या पाथे बना रखे थे इस तरीके से अलग अलग। अब जब वो दे रहे हैं, अब वो जब दे रहे हैं तो वो इसी 2 केजी वाले पाथे से दे रहे हैं किसको, किसान को, और किसान को मिल गया कितना केजी, 2 केजी क्या मिल गया उसको, अनाज मिल गया। लेकिन जमींदार लोग जब किसान वापस करने आता था अनाज को, तो इस पाथे का क्या कर देते थे, साइज बड़ा वाला बाहर रख देते थे। ठीक, बड़ा वाले पाथे का साइज बाहर रख लीजिए, जो अप्रोक्सीमेटली 2.5 या 3 केजी के अप्रोक्स होता था, या 4 केजी भी किसी किसी सिनेरियो में हो सकता है। ठीक है। तो अब जब किसान बेचारा ले जा रहा है 2 केजी और उसको वापस देना पड़ रहा है 3 से 4 केजी, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, अनबैलेंस आ रहा है। तो ये इस तरीके की चीजें ना हो, उसको टैक्सेशन में ज्यादा दिक्कत ना पड़े, राजा को भी जब आगे को सामान जाता था, जब जमींदार भी टैक्स पे करते थे, तो इसमें भी वो इसी प्रकार के झोल करते थे। तो अजयपाल इन सब चीजों से परेशान हो चुके थे, तो उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि सबके घरों में सिर्फ एक ही पाथा पाया जाएगा जो कि 2 किलो का होगा। इस वजह से उनको वो इन्वेंट करना पड़ा, और इस वजह से उनको वो रूल निकालना पड़ा कि ये जो करप्शन उनके राज में हो रहा है इस पे खर्चा हो जाए, और ये पाथा को निकाला, जो उन्होंने एक्स्ट्रा पाथे बना रखे हैं इनको कैप्चर करना, और सबको 2 2 केजी का पाथा देने का जो जिम्मा दिया था, जो जिम्मेदारी दी थी, वो दी थी एक सेक्ट था जिसको बोलते हैं भंडारी। क्या, भंडारी। इस सेक्ट को ये काम दिया गया था कि आप जाएं और सारे घरों में, ये जितने भी जमींदार लोग हैं इनके घरों में जाएं, और एक्स्ट्रा जितने पाते हैं उनको लेके निकाल दिया जाए, और सिर्फ 2 केजी वाला पाता उनके पास रखा जाए, ताकि आगे का काम अच्छे से हो पाए। तो ये उनका एक अच्छा काम था, जिससे उनको क्या हुआ, करप्शन में भी थोड़ी उनको मदद मिली, और बाद में उनके जो प्रॉस्पेरिटी थी वो भी स्टेट की कभी इंक्रीज हुई। ठीक। तो अभी तक हम उनके 2 काम पढ़ चुके हैं, एक यथेष्ट भूमि, एक धूलिपा था। अब हम उनका पढ़ेंगे थर्ड वर्क। ठीक। थर्ड वर्क था सरोला ब्राह्मण। सरोला ब्राह्मण। अब ये कैसा वर्क है? ये थोड़ा सा सोशली एक डिस्क्रिमिनेशन पे बेस्ड आपका वर्क है। क्या होता था, अब 52 गण है तो आर्मी होगी बड़ी सी। ठीक है, अब इस आर्मी में क्षत्रिय भी होंगे, ब्राह्मण भी होंगे, वैश्य भी होंगे, और अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, माइनॉरिटीज, और सारी चीजें इसमें, और भी लोग इसमें होंगे। तो क्या होता था, अब आर्मी तो ऐसे अलग अलग सेक्टरों में नहीं रह सकती, उनको एक जगह ही रहना पड़ता था। तो क्या होता था, अब ब्राह्मण्स ब्राह्मण्स को बोला जाता है, ब्राह्मण्स बोला जाता है, दे आर द अपर मोस्ट ह्यूमन बीइंग। ठीक, ऐसा हमारे वेदों में भी लिखा गया कि 4 भोगों में आते हो तो ब्राह्मण को सबसे ऊपर रखा जाता है। तो जो आर्मी का खाना बनता था, तो यदि किसी दिन अगर वैश्य ने बना दिया, तो क्षत्रिय ब्राह्मण दोनों खाना खाने से मना कर देते थे। अगर किसी दिन क्षत्रिय ने बना लिया, वैश्य तो खा लेंगे लेकिन ब्राह्मण नहीं खाते थे। तो ये बड़ा एक टर्मोइल सिचुएशन पैदा हो रही थी सोसाइटी, सॉरी, आर्मी के अंदर। तो अजय पाल ने एक सॉल्यूशन निकाला, उन्होंने क्या किया कि ब्राह्मण कम्युनिटी से, क्योंकि ब्राह्मण को अपर मोस्ट माना जाता है, तो उन्हीं में से एक इंसान को बोला कि आपको असाइन कर देते हैं कि आप सबके लिए क्या बनाएंगे, खाना बनाएंगे। आप क्या बनाएंगे, सभी के लिए क्या बनाएंगे, खाना बनाएंगे। तो इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई, खाना खाने का सॉल्यूशन उन्होंने निकाल दिया सरोला ब्राह्मण के थ्रू, कि आप खाना बनाइए सारे सोल्जर्स के लिए और खाइए। ठीक। और जो सरोला ब्राह्मण जो खाना बनाता था, उसको बोला जाता था सूची। क्या बोला जाता था, सूची। दिस इज इम्पोर्टेंट, कभी पूछा जा सकता है कि सूची क्या है। तो सूची क्या था, सरोला ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया हुआ खाना। ठीक है। तो इसलिए उन्होंने सरोला ब्राह्मण का क्या किया था, अपना पोस्ट को इम्प्लीमेंट किया था अपनी आर्मी के अंदर। ठीक। अब एक यहाँ पे हमको, अब जो उनके वर्क थे, जो 3 मेन वर्क उनके थे, जो ये हम पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि उनका चंद डायनेस्टी के साथ एक क्या सिचुएशन हुई थी। तो पहला जो चंद इन्वेजन हुआ था गढ़वाल पे, वो इन्हीं के रीन में हुआ था। फर्स्ट
चंद इन्वेजन जो हुआ था वो हुआ था आपका 1491 में, और वो किया था किसने? कीर्ति चंद ने। कीर्ति चंद ने। और इस बैटल में अजय चंद, सॉरी अजय पाल क्या हो गए थे? डिफीट हो गए थे। क्या हो गई थी? डिफीट हो गए थे। और इस डिफीट में सॉरी, और इस डिफीट में का जो रिजल्ट निकला था वो एक ट्रिटी के कारण निकला था। और जिस ट्रिटी को हम बोलते हैं देघाट की ट्रिटी। कौन सी ट्रिटी? देघाट की ट्रिटी। देघाट की संधि या ट्रिटी। इसमें क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था, इसमें बॉर्डर फिक्स करे थे। क्या किए थे? बॉर्डर फिक्स किए थे इन लोगों ने। ठीक। तो जब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं तो इसमें एक माइथोलॉजिकल स्टोरी हमको देखने को मिलती है कि जब अजय पाल कीर्ति चंद से हार गए थे तो वो बहुत डिप्रेस हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि अब मैं कैसे अपने राज्य को चलाऊंगा, 52 गढ़ों को एक करने के बाद भी मैं एक एक्सटर्नल एग्रेशन को रोक नहीं पा रहा हूँ। तो वो काफ़ी डिप्रेस हो गए थे। तो वो जाके क्या किया उन्होंने? एक गुफा है चमोली के अंदर। कहाँ? चमोली के अंदर एक क्या है? केव है जिसका नाम है पनवा खोली। क्या नाम है? पनवा खोली। ठीक। पनवा खोली गुफा है। वो यहाँ गए और उन्होंने वहां जाके तपस्या करनी शुरू करी। काल भैरव या भैरव भगवान की तपस्या करना उन्होंने क्या करी? शुरू करी। और कहते हैं कि उनके तपस्या से भैरव भगवान काफी प्रसन्न हुए और उनको दर्शन दिए। और भैरव भगवान ने उनको अपने कंधों पे बिठाया और एक विशाल रूप लिया। और तब अजय पाल को बोला कि अब आपकी नज़र जहाँ तक जाती है वहाँ तक का जो इलाका है या जो एरिया है वो अब आपके अंडर रहेगा। तो देन वो इस तरीके की माइथोलॉजी की कहानी ये हमको देखने को मिलती है। इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है बट कभी कहानियों के जरिए हमको फैक्ट्स याद रह जाते, तो इसलिए ज़रूरी रहता है कि कहानी भी हमें पता होनी चाहिए। तो इस प्रकार की कहानी हमको एक देखने को मिलती है। इसमें बस इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ट्रिटी ऑफ देघाट जो हुई थी 1940 सॉरी 1491 में, किसके साथ किसने किया था इन्वेजन? चंद राजा ने किया था। चंद राजा कौन था? कीर्तिचंद था। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कहानी एज अ कि हमको याद रह जाए। ठीक, इसलिए अब अगले इनके वक्त पे जाते हैं हम कि इन्होंने और क्या क्या किया था। ठीक। इन्होंने मंदिरों को लेके काफ़ी काम किया था। ठीक है। और मंदिरों से रिलेटेड जब हम बात करें तो सबसे पहले इनकी कुल देवी की बात हम करेंगे। ठीक। इनकी कुल देवी, इनकी कुल देवी का नाम था राज राजेश्वरी। राज राजेश्वरी। और ये नाथ पंथ के क्या थे? अनुयायी थे। नाथ पंथ के क्या थे? फॉलोअर थे। ठीक। यानी कि गोरखनाथ वाले गोरख पंथ के जो होते हैं उनके क्या थे? ये अनुयायी थे। और इसी वजह से इनको आदिनाथ के नाम से भी बोला जाता है। आदिनाथ या आदित्य नाथ के नाम से भी इनको क्या बोला जाता है? इनको जाना जाता है। ठीक। क्योंकि ये नाथ पंथ से रिलेटेड थे तो इनको आदिनाथ भी बोला जाता है। और इन्होंने अपने जो इलाके में जितने भी मंदिर थे उनको रिबिल्ड कराया था। जैसे जिनमें से है सत्यनाथ का मंदिर, सत्यनाथ का मंदिर, साईनाथ का मंदिर, गौरजा देवी, गौरजा देवी का मंदिर। ठीक। गौरजा देवी यानी कि कालिका माँ की यहाँ पे क्या होती है? पूजा होती है। ठीक। कालिका माँ की यहाँ पे क्या होती है? पूजा होती है। अब जब हमने अभी पीछे पढ़ा था कि कैपिटल शिफ्ट जब हमने पढ़ा था तो पहले कहाँ थी? चाँदपुरगढ़ थी। फिर उसके बाद देवलगढ़, देन फिर श्रीनगर। तो श्रीनगर के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो पूछे जा सकते हैं। जैसे कि श्रीनगर को जब कैपिटल बनाया था तो वो ईयर था 1517। लेकिन फिर टाइम जब लेंगे 1803 में। 1803 में हमें पता है कि गढ़वाल रीजन में बहुत बड़ा क्या आया था? अर्थक्वेक। क्या आया था? अर्थक्वेक आया था। तो जिसकी वजह से श्रीनगर में जो महल था
राजा का, वो क्या हो गया, वैनिश हो गया। ठीक है, मतलब टूट गया, पूरा खत्म हो गया। ठीक, उसके बाद 1894 में ये बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, या ये पूछा भी जा सकता है। 1894 में गौना झील है श्रीनगर के पास, श्रीनगर से के पास पड़ती है गौना झील। तो ये क्या हुई, ये मतलब झील टूट गई, जैसे डैम टूट जाते हैं वैसे ही झील भी क्या हुई, टूट गई। तो झील टूटने की वजह से पूरा श्रीनगर क्या हुआ, बह गया। पूरा श्रीनगर क्या हुआ, बह गया। यानी कि जो पुराना श्रीनगर, जो अजय पाल ने जहाँ अपनी कैपिटल स्टैब्लिश करी थी, वो श्रीनगर अब हमको देखने को बहुत कम मिलता है, मतलब मिलता ही नहीं, वो बह गया था। बाद में 1895 में, इसके ही एक साल बाद, एक हमारे लैंड रेवेन्यू जब हम पढ़ते हैं तो उसमें इनका नाम आता है, और गवर्नर जनरल के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इनमें भी इनका नाम आता है। वो थे ई के पॉ। कौन? ई के पॉ, जिन्होंने श्रीनगर का मास्टर प्लान और मॉडर्न प्लान बनाया था। ठीक है, जो हम आजकल का श्रीनगर देखते हैं वो इन्हीं के प्लान पे बेस्ड है, ई के पॉ के प्लान पे हमको ये बेस्ड है। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट है जो मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो अब इतने सारे काम करने के बाद अजय पाल को कुछ लोगों ने अपने हिसाब से निक नेम्स दे रखे हैं। मतलब निक नेम्स मतलब कि उनको अदर नाम से भी जाना जाता है, कि कभी क्या होता है, पेपरों में उनके निक नाम पूछ दिए जाते हैं कि इस नाम से किस राजा को जाना जाता था। तो इस वजह से ये पढ़ना भी हमारे लिए जरूरी है। तो अब बस हम उन्हीं को देखेंगे। ठीक, फिर हमारा अजय पाल खत्म। अब देखते हैं निक नेम ऑफ अजय पाल्स, और किसने दिए और क्यों दिए। ठीक, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जिसने दिया उसका नाम पढ़ लेते हैं, भरत कवि। किसने? भरत कवि ने अजय पाल को कौन कौन से नाम दे रखे हैं, हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, भरत कवि ने अपनी कौन सी रचना में, मानोदय काव्य में, मानोदय काव्य में। ठीक, मानोदय काव्य में उन्होंने अजय पाल को कौन कौन से आपके नाम दे रखे हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। उन्होंने कहा है भरत कवि को कृष्ण, भीम, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, कुबेर और इंद्र। ठीक, ये किसने कहा है? भरत कवि ने अपने मानवोदय काव्य में अजय पाल को इन इन नामों से क्या कर रखा है, संबोधित कर रखा है। अब उन्होंने कृष्ण क्यों कहा, ये जानना जरूरी है। कृष्ण इसलिए कहा क्योंकि आपको पता है जो श्री कृष्ण थे वो काफी ज्यादा कूटनीतिज्ञ थे, मतलब कि कैसे अपना राजपाट चलाना है, पॉलिटिकली कैसे एक्टिव रहना है, किस तरीके से प्रजा को लेके चलना है, वो पता था। श्री कृष्ण काफी ज्यादा फिलोसफिकल थे, तो इस वजह से उन्होंने क्या बोला, अजय पाल को ये बोला, क्योंकि उन्होंने भी 52 गढ़ों को एक कर रखा था, और 52 गढ़ों को एक करने के लिए कुछ ना कुछ तो रणनीति लगती होगी। तो इस वजह से, इस सोच की वजह से उन्होंने उसको क्या कहा, कृष्ण की उपाधि दी। और भीम क्यों कहा, फिर से वही फैक्ट, बल आपको जरूरी होता है। जो भीम थे पांडवों में से वो काफी बलशाली थे, तो अगर आपको एक किंगडम चलाना है तो आपके पास पावर होना बहुत जरूरी है। और वो पावर उन्होंने अपनी दिखाई भी थी जब 52 गढ़ों को एक करा था। तो इस वजह से उनको क्या बोला गया, भीम बोला गया। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर इसलिए बोला गया क्योंकि वो काफी रिलीजियस थे, और आप जैसे देखते हैं कि युधिष्ठिर काफी धर्म का पालन करने वाले थे, तो उसी वजह से उनको युधिष्ठिर बोला गया, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में मंदिरों का जीर्णोद्धार करा, और अपने नाथ पंथ में उन्होंने काफी काम करे, जिस वजह से उनको आदित्यनाथ और आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो इस वजह से उनको क्या बोला गया, युधिष्ठिर बोला गया। कुबेर क्यों बोला गया, क्योंकि उनके पास धन काफी था। अब देखिए 52 गढ़ हैं, और टैक्सेशन का पैसा आ रहा है, हर चीज का पैसा उनके पास है, और काफी ज्यादा वास्ट। यहाँ पर कुबेर बोलने का एक रीजन और है, एक पॉइंट हमारा रह गया। देखिए, हमने देखा था, ये रहा उत्तराखंड, ये रहा चाँदपुरगढ़, और जब हम जगतपाल पढ़े तो हमने बोला था कि पिंडारी वाला इलाका उनके अंदर भी क्या आ गया था, यहाँ आ गया था। अब जब हम बनाते हैं तो ये पिथौरागढ़, ये बागेश्वर और ये चमोली, इस तरीके से बनता है। तो चमोली में चाँदपुरगढ़ हो गया, और पिंडर वैली में उनका क्या है,
आपका रह रहे हैं आराम से, ठीक है। पिंडर वैली में भी उन्होंने अपने बाउंड्री को वो कर दिया, लेकिन वहीं पिंडर वैली में बैजनाथ वाले इलाके में कौन सी डायनेस्टी थी? ऑफ स्प्रिंग ऑफ कत्यूर डायनेस्टी, क्योंकि वहाँ कत्यूर पहले से रहता है बैजनाथ वाले इलाके में। तो कत्यूरियों के पास क्या था? एक सोने का थ्रोन था, सोने का क्या था? सिंहासन था। तो अजयपाल ने उनके साथ युद्ध लड़के, अजयपाल ने क्या उनके साथ युद्ध लड़के, किनसे? कत्यूरियों से। कत्यूरियों से क्या युद्ध लड़ा, और वो गोल्ड का जो थ्रोन था, गोल्ड थ्रोन, उसको ले लिया। और ये काफी शेम की बात थी किन के लिए? कत्यूरियों के लिए, कि जिस डायनेस्टी ने सबसे पहले उत्तराखंड में राज किया था और उत्तराखंड की प्रॉस्पेरिटी से गोल्ड का थ्रोन बनाया था, वो गोल्ड थ्रोन अजयपाल उनको हरा के वहां से लेके कहाँ ले आया? श्रीनगर ले आया था। तो इस वजह से भी उनको कुबेर कहा गया था। और ये कौन से कत्यूरी राजा से लेके आए थे, ये नाम आपसे पूछा जाता है। उस समय कत्यूरों का राजा था, या उनका जो सामंत था वो बोल सकते हो, उसका नाम था कैनथुरा। क्या नाम था? कैनथुरा। कैनथुरा नाम था। इससे जीत के गोल्ड थ्रोन वो लेके आए थे, कौन? अजयपाल। गोल्ड थ्रोन बैजनाथ वाली वैली से लेके आए थे, कहाँ? आपका श्रीनगर, मतलब अजयपाल अपने परमार डायनेस्टी वाले रीजन में लेके आए थे। तो इसलिए भी उनको कुबेर कहा जा सकता है। और एक मेनली रीजन यही नहीं कि गोल्ड थ्रोन आपके पास हो तो आपको कुबेर का खिताब मिल जाए, वैसे भी उनके पास काफी ज्यादा रिसोर्सेज थे और पैसा था, तो इस वजह से उनको क्या बोला? कुबेर बोला। इंद्र, इसका तो सिंपल सा मिलता है कि 52 गढ़ों के राजा हैं, तो जैसे देवताओं में राजा इंद्र हैं, तो वैसे ही इंद्र उनको बोला गया था, इसलिए भरत कवि ने उनको ये उपाधियां दी थी। तो ये समझना जरूरी है, ठीक। अब एक एक उपाधि और उनकी और एग्जाम में भी पूछी गई है, जिसका नाम है गणपति, सॉरी गणपति नहीं, गढ़पाल। इनको बोला गया है क्या? गढ़पाल। और गढ़पाल इनको बोला है पातीराम जी ने। किसने? पातीराम जी ने। कहाँ बोला है? अपनी बुक, क्या है उनकी बुक का नाम? गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न। एंशिएंट एंड मॉडर्न, ठीक। तो ये उनके क्या थे? कुछ नाम थे। अब उनको कुछ क्या मिली है? उपाधियां मिली हैं। जैसे कि उपाधियां, जो उनको फर्स्ट उपाधि मिली है वो मिली है गढ़वाल का बिस्मार्क की। कौन सी उपाधि मिली है? गढ़वाल का बिस्मार्क। अब बिस्मार्क क्या होता है? वो इज बिस्मार्क, बिस्मार्क एक आदमी थे। जैसे अजयपाल ने 52 गढ़ों को एक किया, या वल्लभ भाई पटेल ने सारी प्रिंसिपैलिटीज को एक किया, वैसे ही बिस्मार्क ने जर्मनी में सब सारी प्रिंसिपैलिटीज को क्या किया था? एक किया था। जर्मनी में कहाँ? ये मतलब ये जो बिस्मार्क है कहाँ से रिलेशन रखते हैं? जर्मनी से रिलेशन रखते हैं। और वर्ल्ड हिस्ट्री में इनका काफी ज्यादा क्या होता है? ये पोजीशन को अपना होल्ड करते हैं कि एकीकरण करने में बिस्मार्क। तो इस वजह से गढ़वाल का बिस्मार्क किससे कहा गया? अजयपाल को कहा गया। और इसी तरीके से गढ़वाल का नेपोलियन भी किसे कहा गया है? गढ़वाल का नेपोलियन भी अजयपाल को कहा गया है। और नेपोलियन कौन था? नेपोलियन ने कहाँ इंटीग्रेशन किया था? इन मतलब कहाँ सबको सेंट्रलाइज किया था? वो था फ्रांस। कहाँ? फ्रेंच या फ्रांस में उन्होंने क्या किया था? ये सारे काम किए थे। तो इस वजह से गढ़वाल का नेपोलियन किसे कहते हैं? अजयपाल। गढ़वाल का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? अजयपाल। तो ये हमारी जितने भी हमने अभी तक जितने भी फैक्ट पढ़े हैं, ये अजयपाल के बारे में लगभग लगभग हमने सारे फैक्ट कवर कर लिए। यदि कोई फैक्ट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो आज के लिए इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।